हेलो एवरीवन, हम लोग बात करेंगे भी। आज एसबीआई सीबीओ का पेपर खत्म हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद में मैं बच्चों से थोड़ा बात कर रहा था। तो मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हुए हैं, थोड़ा सा उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में पेपर का पैटर्न कैसा रहा, क्या चेंजेस हुआ, वो सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। वो उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बेसिकली बनाया जा रहा है। तो होता क्या है कि अभी का सिनेरियो ऐसा बन रहा है ना कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे फिर वो IBPS हो या फिर SBI हो, हर बार ये चीज़ें अपना पैटर्न, अपना एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का तरीका ये लोग बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। SBI CBO वाला जो कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा था, तो उसके लिए मैंने कई सारे बच्चों से बात किया था जो ऑलरेडी SBI में CBO हैं या फिर एक दो बार पेपर दिए हुए हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन सारे लोगों से बात करके डिसाइड करके ही मैं कोर्स वगैरह भी अपना जो भी था लॉन्च किया था। और एक पेपर का आइडिया भी लेना ज़रूरी होता है हम लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जाने के चांसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें निकल के आई थी उस टाइम पे ये आई थी कि जो भी SBI CBO का पेपर होता है ना, इसमें होता क्या है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक लेवल की पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में भी ये लोग बैंकिंग ही पूछते हैं। और सेकंड थिंग जो निकल के आई थी, ये आई थी कि RBI का सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछा जाता है। ये चीज़ें निकल के सामने आई हुई थी, लेकिन ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि RBI का सर्कुलर जो अभी इस बार वाला ये जो CBO का पेपर हुआ, इसमें RBI का सर्कुलर कुछ भी नहीं पूछा गया। सिंगल क्वेश्चन नहीं था RBI सर्कुलर से। इससे लर्निंग हमें क्या मिलती है कि हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। हर बार ये लोग पैटर्न बदल रहे हैं, हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। ज़रूरी नहीं कि जो पिछला पैटर्न रहा है उसी तरीके से ये लोग पूछें। ये लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस तरीके से इनकी चीज़ें जो है मतलब चल रही हैं, इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। एक बात ये निकल के सामने आती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि इसमें जो बैंकिंग के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे ना, वो क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक थे। ब्रांच बैंकिंग पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बैंकिंग मास्टर 3 में भी जो स्केल 2 और स्केल 3 वाले कैंडिडेट्स हैं, अभी का जो पैटर्न चला है, अभी का जो सिनेरियो चला है, ब्रांच बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसमें भी वही था, ब्रांच बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया। क्वेश्चंस ईजी आए हुए थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। बैंकिंग के बेसिक्स अगर आपको पता है, बैंकिंग के जो फाउंडेशन होता है वो सारी चीज़ें पता है, तो क्वेश्चन आप करके आ सकते थे, इजीली कर सकते थे। इतना भी टफ नहीं था बैंकिंग, ठीक है ना। और इस बार ये चीज़ भी देखने को मिली कि जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होता है, जहाँ पर अभी तक जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में भी ये लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछते थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से वहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं पूछे हैं। करंट अफेयर्स भी वहाँ पे पूछा गया, मतलब जनरल अवेयरनेस वहाँ पे पूछा गया। तो एक चेंज ये देखने को मिला। दूसरा चेंज ये देखने को मिला इस बार के पेपर में कि RBI सर्कुलर एक भी नहीं आया था, ठीक है। तीसरी चीज़ें ये थी कि ब्रांच बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया, बेसिक बैंकिंग पे ज़्यादा चीज़ें फोकस की गई, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास में, वो मैं आपको बताता हूँ। इससे एक आपको आइडिया भी लगेगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बात हम डिस्क्रिप्टिव की भी करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चंस आए थे और उस पर बच्चों ने क्या गलती की है, ठीक है ना। उसमें बच्चों ने क्या गलती की है, किस किस तरीके की गलतियां हो रही हैं, किस किस तरीके से हमको चीज़ों को फोकस करना चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट से संबंधित कुछ था। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास में नहीं आ पाया कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है ना। लेकिन जिससे भी बात हुई, जिसने भी ये भेजा, इसी तरीके से था कि सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट क्या होता है या फिर कितना लगता है, इस तरीके से कुछ था। एक आइडिया आपको मिलेगा। IFSC का शायद कोड का कुछ ऐसा फुल फॉर्म पूछा गया था, या फिर कुछ इसी से मिलता जुलता था। IFSC का भी एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। और एक था एडवांस डाउट फुल इन मंथ, एक ये था। DICGC से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी चीज़ें जो है वो कवर्ड नहीं होती इसमें, ऐसा करके कुछ एक था, ठीक है ना। ये बोला ना कि मेमोरी बेस्ड है, इस तरीके से जो मुझे मिला हुआ डाटा वही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बियरर DD कैन नॉट बी इशूड बाय द बैंक, इस तरीके से था, बियरर DD के से था। तो आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि चीज़ें ब्रांच बैंकिंग पे ज़्यादा घूम रही हैं। जो डे टू डे बैंकिंग हम लोग करते हैं उस पर ज़्यादा ये चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है ना। और एक सेविंग OD का था ऐसे 432 डेज, इस तरीके से एक था। हाँ, एक चीज़ ये भी आया था, एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि विच इज़ नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी की तरफ भी ये लोग जा रहे हैं, क्वेश्चंस उधर से भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका जो फोकस है उधर भी जा रहा है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इस पर भी हम लोगों को तैयार थोड़ा सा रहना होगा। SLR अंडर व्हिच सेक्शन करके कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि SLR
कौन से सेक्शन में आता है, ऐसा कुछ करके था। ऑप्शंस तो मुझे नहीं मिले, तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि क्या पूछा गया था, लेकिन जिससे भी बात हुई, जहाँ से भी चीज़ें आई, वहाँ से ये निकल के सामने आई कि ये ब्रांच बैंकिंग पे था, बेसिक बैंकिंग पे था। बैंकिंग का जो बेसिक होता है, जो फाउंडेशन टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जो बेस होता है, स्टार्टिंग हम लोग जहाँ से करते हैं, वहाँ से था ये, ठीक है ना। और एक आया हुआ था UIDAI का फुल फॉर्म, एक ऐसा कुछ करके आया था, आधार वाला। तो कुछ लोगों का ये सही हुआ है, कुछ लोग गलत कर दिए हैं, कुछ लोगों ने दिमाग उमाग भी लगाया कि उनको भी शायद आधार का फुल फॉर्म नहीं पता हुआ था, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में वो लोग गए हुए थे तो आधार कार्ड लेके गए थे, ऐसा कुछ सिनेरियो बना था, तो वहाँ से देख के उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था। तो ये मतलब सोचो ना कि देखो, आपसे आधार का भी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इस तरीके से आया हुआ था। और एक ये आया हुआ था कि जो ये बालिग नाबालिग वाली जो एज होती है ना, वो कब से स्टार्ट होती है, मतलब कहाँ से होती है। माइनर्स जो होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, वो कब, मतलब किस एज तक होते हैं, तो वो शायद 18 साल उसका आंसर है कि 18 साल से नीचे तक का नाबालिग रहता है, 18 साल से ऊपर का बालिग हो जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेफ्ट एंड इन कैश करके एक था, ठीक है ना। एक चीज़ आया हुआ था कि हु कैन डिसाइड SB इंटरेस्ट, ये भी आया था। डेप्ट बैलेंस इन बैंक बुक आया था। DI CGC कवर लिमिट आया हुआ था। इंटरेस्ट आया हुआ था। डॉर्मेंट अकाउंट से संबंधित आया हुआ था, ठीक है। और NPA से भी संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन NPA में कुछ ऐसा हुआ आया था कि स्टैंडर्ड अकाउंट कब ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आया हुआ था। और RBI गिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन CRR टू बैंक, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन था कि RBI जो है वो मतलब CRR पे इंटरेस्ट से संबंधित ऐसा कुछ था, इंटरेस्ट रेट आया था। और क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ फ्रेम किया गया था कि बच्चे पूरा पढ़े ही नहीं और 4.5% ऐसे कुछ करके इसका आंसर लगा दिए थे। तो ये भी गलती, मतलब बेसिक गलती बच्चों से भी हुई है, ठीक है ना। और एक आया हुआ था कि वैलिडिटी ऑफ चेक, लेकिन वैलिडिटी ऑफ जो चेक आया हुआ था, इसकी जो फ्रेमिंग की गई थी, इसका जो फ्रेमिंग किया था उन्होंने कुछ डाउटफुल तरीके से किया था। मतलब ऐसे किया था, जिससे भी मुझे जो पता चला, उसमें ये पूछा गया था कि जो चेक होती है उसकी रिवाइज्ड वैलिडिटी क्या होगी, इस तरीके से पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो नॉर्मली चेक की वैलिडिटी 90 डेज़ वाली वही हिसाब किताब होता है कि 30 दिनों तक के लिए वैलिड होता है, लेकिन उन्होंने एक रिवाइज्ड वर्ड लगाया और लोग यहाँ पे कंफ्यूज करके उनको लगा कि क्या कुछ रिवीजन हो गया है क्या। क्योंकि मैं जब अभी बच्चे से बात कर रहा था, जहाँ से मुझे थोड़ा डिटेल वगैरह मिली, तो उसने भी बताया कि सर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि रिवाइज्ड चेक की रिवाइज्ड वाली जो वैलिडिटी है वो क्या है। तो मुझे भी लगा कि यार क्या सच में वैलिडिटी रिवाइज हो गई, तो मैंने उससे ही पूछ लिया कि क्या है बता भाई, मुझे तो 90 डेज़ वाला ही पता था। तो उसने बोला सर वही है, रिवाइज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब इस तरीके से भी डाउट थोड़ा सा मतलब क्रिएट किया गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थोड़ा सा क्रिएट किए गए, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। और सरफेसी एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, और NI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी आया हुआ था। और एक क्वेश्चन था शायद डिजी लॉकर से संबंधित था कि डिजी लॉकर में NRIs जो होते हैं वो शायद अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, एक ऑप्शन ये था। और कितने KB या कितने MB तक के डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर सकते, इस तरीके से भी ऑप्शंस दिए थे। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट रिलेटेड टू डिजी लॉकर, इस तरीके से पूछा गया था। और 4-5 पॉइंट इसमें दे दिए गए थे डिजी लॉकर से संबंधित, और कौन सा सही है ये इसमें पूछा गया था, ठीक है ना। तो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता है, मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आया हुआ था। और इसके अलावा भी अगर मैं देखूँ तो और क्या क्या क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए हैं। और मुझे आया हुआ है कि CRR बैंकों को रिजर्व के है तो मेंटेन करनी पड़ती, ना 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 ये नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि SLR जो होता है वो RBI के कौन से सेक्शन में डिफाइन है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। एक ऐसा था कि बैंक कोई DD वगैरह कुछ ऐसा था, वो अगर इशू नहीं कर सकता, वो कौन से एक्ट में है, एक्ट भी पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कितने रुपए तक के केस डील करता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया हुआ था, ठीक है ना। और एक ये था कि जैसे कोई चेक इशू कर दिया जा रहा है तो वो किसके द्वारा स्टॉप किया जा सकता है। मैंने कोई चेक इशू किया, बैंक में दिया, तो चेक किसके द्वारा स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जैसे कोई चेक वगैरह इशू करते हैं, उसको अगर हमको स्टॉप करना होता है तो हम डायरेक्टली बैंक को फ़ोन करते हैं कि भाई हमारा ये चेक रोक देना, होल्ड कर देना, ये नहीं क्लियर होगा। तो नॉर्मली यही होता है कि हमने मतलब जो चेक इशू करता है वही अपना स्टॉप कर सकता है। अब इसमें उन्होंने खेल क्या किया कि इसने जो ऑप्शंस दिए उसमें ड्रायर करके ना, पेई, प्रदाता, इस तरीके से करके दे दिया।
ठीक है ना। 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा ओवरव्यू में मतलब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना कि आप लोग क्या उसमें पूछा गया था। सीधे सीधे बोला गया कि जो चेक वगैरह इशू किया जाता है उसको कौन स्टॉप कर सकता है, ठीक है ना। और उसका वही ड्रायर करके ऐसा ना, हिंदी में अगर बोलें तो पेय प्रदाता इस तरीके से किया गया था। और लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि पेय और प्रदाता इस तरीके से किया गया था, लेकिन जो ऑप्शन उन्होंने दिया था ना, मतलब हिंदी अगर आप ये चाहो कि इंग्लिश को लैंग्वेज हिंदी में सेलेक्ट कर लो तब भी नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे ड्राई लिखा है वहाँ पे, ठीक है ना, चेक ड्रॉ करने वाला ड्रायर इस तरीके से जो होता है ना, तो इंग्लिश में भी उसको यही लिख दिए थे, हिंदी में भी इसको ड्रायर लिख दिए थे, पेय प्रदाता और जारीकर्ता ये सब नहीं लिखे हुए थे, इस तरीके से नहीं लिखे हुए थे। मतलब कि जो इंग्लिश टर्म था वही टर्म हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए थे, उसका हिंदी नहीं लिखे थे, टर्म ट्रांसलेट कर दिए थे, जैसे नॉर्मल हम लोग चैट वगैरह करते हैं ना, इस तरीके से कर दिए थे। तो बच्चे यहाँ पे भी कन्फ्यूज कर गए, और ये क्वेश्चन गलत करके चले आए कि क्वेश्चन जो भी चेक इशू किया जाता है वो किसके द्वारा स्टॉप किया जा सकता है। उनको आंसर पता था, उनको चीज़ें पता थी, लेकिन बस वही प्रदाता, प्राप्तकर्ता, देयता, ये जो भी हिंदी और इंग्लिश वाला टर्म होता है ये गलत करके चले आए। तो ये सब ब्लंडर्स नहीं करना है, तैयारी हम लोगों को ध्यान से भी करनी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था, और एक आया हुआ था कि कितने टाइम की वैलिडिटी के लिए चेक की इशू होती है, ये था। और सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल कब होता है एनपीए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। ये कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए हैं, ठीक है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन वगैरह से भी था, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, आधार वाला फुल फॉर्म वगैरह भी मैंने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे। और तो कुल मिला के अगर कंक्लूजन हम लोग कंक्लूड करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, तो ब्रांच बैंकिंग और बैंकिंग बेसिक्स से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए थे। इस चीज़ पे हमको आगे से फोकस करके रखना है। आरबीआई सर्कुलर बिल्कुल भी नहीं आया हुआ था। जीए वाले सेक्शन में अभी तक ये लोग पूछा करते थे, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछते थे, लेकिन इस बार जीए में करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो और ब्लंडर्स कैसे हुई, गलतियाँ बच्चों ने कैसे किया, ये भी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ना, मतलब कुछ ये भी बताया कि कुछ ने जिन्होंने स्मार्ट वर्क किया उन्होंने आधार वाला UADI वाला फुल फॉर्म आधार से देख के रख लिया। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम आधार लेके बैठे यहीं से देख के फुल फॉर्म लिख दें, ठीक है, वो अपना अपना होता, दिमाग नहीं चलता है, ये चीज़ें हो गई। और कुछ एक लोग ऐसा हो गया ना कि भाई पे प्रदाता, प्राप्तकर्ता, जारीकर्ता, इसमें हो गया, कंफ्यूज कर गए लोग, तो ये चीज़ें थी। तो इस तरीके की भी ब्लंडर्स हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। और एनपीए वगैरह में नॉर्मली हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, DICGC में हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जाके थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं उसका बैंक में कैसे यूजेस होता है, ठीक है ना। तो ब्रांच बैंकिंग पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। और हालांकि होता क्या है कि ब्रांच बैंकिंग हर बैंक की अपनी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से सब बैंकों के लिए आरबीआई की तरफ से अलग अलग से सर्कुलर्स कुछ स्पेशल आते हैं, लर्निंग सेंटर वगैरह से भी जो भी आता है, तो उसमें से भी वो चीज़ें पूछी जा रही हैं जो यूनिवर्सल होती हैं। एनपीए अगर है, एनपीए से संबंधित कोई गाइडलाइंस है, एनपीए से संबंधित कोई एमसीक्यूज फ्रेम होगा तो वो सभी के लिए यूनिवर्सल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने कंटेंट पे, अपने पढ़ाई लिखाई करने के तरीके पे, सोचने के तरीके पे कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। आप पेपर इस तरीके से आ रहे हैं कि कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। आप आरबीआई सर्कुलर करके जाओगे तो आरबीआई सर्कुलर नहीं पूछेंगे, आरबीआई सर्कुलर छोड़ के जाओगे तो आरबीआई सर्कुलर पूछ लेंगे। आप स्टैटिक पढ़ के जाओगे, स्टैटिक नहीं पूछेंगे, स्टैटिक नहीं पढ़ के जाओगे तो पूछ लेंगे। आप अभी जैसे ये ब्रांच बैंकिंग का बड़ा ट्रेंड हो रहा है, ब्रांच में जो बैंकिंग हो रही है, जो हम लोग डेली कामकाज कर रहे हैं बैंकों में, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। और एनपीए वगैरह हम लोग जैसे बेसिक चीज़ें पढ़ते थे, बैंकिंग ओम्बुड्समैन हम लोग बेसिक पढ़ते थे, CRR, SLR, ये सब चीज़ बेसिक पढ़ते थे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डीप में जाके पूछे, सिर्फ डेफिनेशन तक नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी कर रहे हैं, हल्का सा क्वेश्चन ट्रिकी कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब फोकस्ड रहना होगा। और अब वो टाइम नहीं रहा कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने, एक महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ के हम लोग निकाल लें पेपर बैंकिंग वाला। थोड़ा सा चीज़ें टफ करें तो रेगुलर ढंग से थोड़ा सा पढ़ते रहना होगा, ठीक है ना। बाकी मैथ्स वगैरह ठीक ठाक आई थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आई थी मेरे पास में, जिससे मेरी बात हुई उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ठीक था। रीजनिंग भी ठीक ठाक आई थी, डुएबल थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेन ज़्यादा फोकस मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ही किया था, वो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ में भी आते हैं, तो एक ऐसे मुझे पता चला, उसने एक और बताया था वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक ऐसे आया हुआ था कि रूरल एरियाज़ में बैंकिंग को कैसे बढ़ावा दें, इस तरीके से कुछ था। और अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो और चीज़ें लग रही हैं कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंटेंट इंप्रूवमेंट के लिए, और बच्चों को थोड़ा सा और भी मैं अवेलेबल करा पाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे ना। तो ऐसे जो आया हुआ था कि शायद रूरल एरियाज़ में बैंकिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे, ऐसा इस तरीके से कुछ था एक ऐसे। और एक ऐसे आया हुआ था सोशल इंडिया ऐसा कुछ करके था, वो कुछ बता रहा था, ठीक है। 2 ऐसे का मुझे पता था। लेटर जो आया हुआ था, लेटर में ये एक लेटर आया था कि आपको ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना है
कि आपको एजुकेशन लोन लेना है और उसके लिए बैंक स्टेटमेंट ऐसा निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें भी बच्चे गलती किए हैं इसमें भी लोग गलती किए हैं। और इसमें एग्जैक्ट जो गलती हुई है मतलब क्या क्या है ना कि लोगों ने बस इतना ही पढ़ा कि ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना है, और लेटर क्या लिखना है कि हमको बैंक स्टेटमेंट निकालना है, इसके लिए एक लेटर लिखना है। आगे की चीज़ें लिखी हुई थी कि हमको एजुकेशन लोन लेना है, इसके लिए हमको बैंक स्टेटमेंट निकालना है। ये चीज़ लोग पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। सीधे सीधे ब्रांच मैनेजर को एक लोन लेटर लिख रहे हैं, और लेटर में लिख दे रहे हैं कि सर हमको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? कुछ भी अपने एग्जांपल दे दिए हमको, मतलब कहीं बाइक लोन लेना है या कुछ और फाइल करना है इधर उधर के मतलब ऐसा दे दिए। वो पढ़े ही नहीं कि हमको एजुकेशन लोन के लिए चाहिए। एक ये आया हुआ था, और एक जो दूसरा लेटर आया हुआ था वो भी आया हुआ था कि वो भी आपको ब्रांच मैनेजर को ही लिखना था, और उसमें ये लिखना था कि ब्रांच की या शायद उसकी प्रीमाइसेस के सीसीटीवी कैमरे ख़राब हो गए हैं, तो उसको रिपेयर कराना था या नए कुछ ऐसे करने थे। इस तरीके से ये 2 लेटर आया हुआ था। दो ही मुझे पता चला। बताया तो उसने बहुत था, काफ़ी लंबी मेरी बात हुई थी, तो कुछ चीज़ें अभी याद रह रही हैं, कुछ नहीं याद रह रही हैं। तो जो भी चीज़ें याद थी वो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से लेटर आया हुआ था। चीज़ें ईजी थी, लेटर भी डुएबल था, ऐसे भी डुएबल था, ऐसा नहीं था कि कुछ टफ आया हुआ था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें भी मतलब थोड़ा सा बेसिक की तरफ वो लोग मूव किए हुए हैं। ब्रांच बैंकिंग वगैरह थोड़ा सा पूछी गई, जो पिछला पैटर्न रहा है आरबीआई सर्कुलर वगैरह पूछने को, सारी चीज़ें बदली हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर इस पूरे वीडियो को हमको कंक्लूड करना होगा, इससे कुछ लर्निंग्स देनी होगी, देखना होगा कि किस तरीके से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए आगे के लिए, चाहे फिर जीबीओ के लिए करें, चाहे स्केल 3 के लिए करें, या फिर पीओ क्लर्क के लिए करें, या फिर अगले साल के सीबीओ के लिए करें। तो कंक्लूड इसको ऐसे ही करेंगे ना कि हमको पढ़नी तो सारी चीज़ें पढ़ेंगी। 1 2 3 महीने पढ़ के हम लोग पेपर नहीं निकाल पाएंगे। हमको करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़नी होगी, हमको आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई के गाइडलाइंस पढ़ने होंगे, और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। सर्कुलर के साथ साथ में ना इस पर एमसीक्यूज़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जा रहे हैं, वो चीज़ें करना होगा। हमको ब्रांच बैंकिंग भी पढ़नी होगी, हमको बैंकिंग फाउंडेशंस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एनपीए क्या होता है, सिर्फ एनपीए क्या होता है, सिर्फ 90 डेज जान की चीज़ें नहीं होंगी, इसके आगे भी हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा। बीआर एक्ट वगैरह के बारे में हमको थोड़ा बहुत हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमको थोड़ा सा करना होगा। पढ़ना हमको सब कुछ होगा। पेपर में वो लोग कुछ भी पूछ ले रहे हैं, और काफ़ी डीप में जाके पूछ रहे हैं, डाटा भी पूछ रहे हैं। अभी इसमें चलो इसमें एक हाँ एक क्वेश्चन शायद जीडीपी का आ गया था, एक क्वेश्चन जीडीपी का भी आया था। उसने मुझे बताया था कि आरबीआई के द्वारा जीडीपी प्रोजेक्शन कितना रहा था, तो उसने शायद एनएसओ का कर दिया, उसने शायद गलत कर दिया, याद नहीं रहा। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जीडीपी वगैरह आप लोग एक पेज पे रखा करो, लिखा करो, मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करो, होगा। और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पैनिक करने की ज़रूरत है। एक फ्लो मेंटेन करो और लगातार पढ़ाई करते रहो, चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे पेपर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीडीपी का भी क्वेश्चन आ गया था। तो यही रहेगा कि रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करते रहो, टच में बने रहो। आरबीआई सर्कुलर यहाँ पे नहीं पूछा गया, इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगले बार जो सीवीओ होगा वहाँ पे आरबीआई सर्कुलर नहीं पूछा जाएगा। या फिर बैंकों के जो और एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्केल 2, स्केल 3, पीओ क्लर्क, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, जो भी आते हैं बैंक से संबंधित प्रमोशनल एग्ज़ाम, वहाँ पे आरबीआई सर्कुलर नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। वो पूछें या ना पूछें, ठीक है ना, वो पूछें या ना पूछें। पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार बच्चों से बात कर रहा हूँ, लगातार चीज़ों को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पैटर्न कैसे किस तरीके से हो रहा है। हर बार चेंजेस हो रहे हैं। और अगर कंक्लूड करना होगा तो यही चीज़ मैंने बोला कि आपको आरबीआई सर्कुलर करना होगा, आरबीआई गाइडलाइंस करने होंगे, आरबीआई के नोटिफिकेशंस करने होंगे। इन सब के साथ साथ में इनके एमसीक्यूज़ आपको करने होंगे। आपको ब्रांच बैंकिंग पे फोकस करना होगा, डे टू डे बैंकिंग आप जो अपने ब्रांच में करते हैं उस पर फोकस करना होगा, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी करना होगा। बैंकिंग के बेसिक्स आपको आने चाहिए, बैंकिंग के फाउंडेशंस वाली जो चीज़ें होती हैं उस पर आना चाहिए, उससे भी थोड़ा सा डीप में जाके आना चाहिए हैं। और रेगुलर बेसिस पर जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली न्यूज़ है उसको भी पढ़ना, उसको भी छोड़ नहीं देना है। इसके साथ साथ में आज ही मैं किसी और से भी बात कर रहा था, तो उससे हमारी बात हो रही थी कमोडिटी मार्केट को लेके, मनी मार्केट को लेके ना। स्केल 3 के लिए हम लोग कंटेंट डेवलप कर रहे थे, तो वहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से और चीज़ें की जाए। तो वहाँ पर आज ही हम लोग बात यही चीज़ें किए हुए थे कि नहीं कि कमोडिटी मार्केट पे जा रहे हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पे ये लोग अलग अलग सेगमेंट में जा रहे हैं, ठीक ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरीके भी ये लोग थोड़ा सा मूव करें। अभी इसमें भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे कमोडिटी मार्केट से संबंधित ऐसा कुछ आया हुआ था, ठीक है ना। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे जो मतलब जो भी मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पर लगा कि शेयर मार्केट की तरफ भी ये लोग जा रहे हैं, मतलब सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एरिया अपना एक्सपांड कर रहे हैं, थोड़ा सा वास्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को करना होगा, और इसी तरीके से हम लोग
जो बैंकिंग मास्टर 3 में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं इस बार वहाँ पे, इसी तरीके पे कर रहे हैं। और हर एग्ज़ाम के साथ में, हर एग्ज़ाम से लर्निंग लेके कंटेंट को हमेशा हम लोग अपना अपडेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बैंकिंग मास्टर 3 में कवर करने वाले हैं। फाउंडेशन वगैरह भी करेंगे, आरबीआई सर्कुलर भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ भी कर रहे हैं। और पैरेलली हम लोग ब्रांच बैंकिंग के जो भी कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं स्टाफ, लर्निंग स्टाफ से, ट्रेनिंग स्टाफ से आप लोगों के, वहाँ पे वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। और मीनवाइल अगर आप लोग बैंक में काम करते हैं तो जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, वहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस रखिए। बैंकिंग फाउंडेशन पे फोकस रखना ज़रूरी है। पेपर क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं थोड़ा सा हट के पूछ रहे हैं, थोड़ा सा डीप में जाके पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस एक छोटा सा ये वीडियो था, जो भी आज के एग्ज़ाम से संबंधित था, जो भी कंक्लूजन था आप लोगों तक ये पहुंचाना था। होपफुली एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिला होगा कि किस तरीके से सीबीओ का पेपर रहा, कैसे कैसे पूछे गए, इससे क्या लर्निंग लेनी है, और आगे जीबीओ के लिए, स्केल 3 के लिए, पीओ क्लर्क के लिए हमको कैसे तैयारी करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। बीच बीच में मैं इस तरीके की वीडियोज़ भी लाता रहूँगा, ठीक है। और जो लोग सीबीओ का एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी, इस बार दिए हुए हैं, और उनको कुछ और क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, या फिर कहीं पे मैं करेक्ट नहीं हूँ, या कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास में ऐसी नहीं आई है, जो चीज़ें मैंने गलत बताया, गलत तो जान के नहीं बता रहा हूँ, जानबूझ के, अगर कुछ ऐसा मिला हुआ है कि कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम्स हुई, या फिर कुछ और डाटा आपके पास में है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे इस वीडियो के नीचे मुझे, या फिर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी जो भी क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं मेमोरी बेस्ड, वो भी आप मुझे भेज सकते हो। वो बेहतर रहेगा मुझे अपना कंटेंट इंप्रूव करने के लिए, और बच्चों को थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगी। मैं उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी डाल दूंगा, तो एक दूसरे का हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, गुड लक जिनका भी एग्ज़ाम हुआ, और बाकी फिर ठीक है ना, क्लासेस वगैरह जैसे जो मिलती हैं वो मिलती रहेंगी। थैंक यू।